आप उन्होंने कहा, ओ मैडम बकवास नहीं। तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे। वो अब सच होती नजर आ रही है कि यस देयर वाज अ सेट एजेंडा, देयर वाज अ फाइनेंशियल थिंग। क्योंकि जब मैंने काउंट किया, सिर्फ आप देखेंगे इंग्लिश के ही अगर एक साल में 424 बच्चे जो अनसेलेक्टेड इन्होंने छोड़ दिए, उनका 49 करोड़ 84 लाख रुपए एक महीने की कैश सैलरी है, कैश इन हैंड। मैं इसमें एनपीएस नहीं जोड़ रही, मैं इसमें टीएडीए कुछ नहीं जोड़ रही। तो एक व्यक्ति जो इतना हिडन फायदा सरकार के राजस्व को, सर ये जो 35% का क्राइटेरिया ना, इसका गलत इस्तेमाल होगा। आप ये 35% का क्राइटेरिया मत लेके आओ, क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग पेपर लेने लग रहे हो, फिर 35% क्राइटेरिया का मतलब ही क्या रह गया? या तो आप स्क्रीनिंग पेपर ना लेते। अब जब स्क्रीनिंग उन्होंने ले लिया, छटनी कर लिया, तो सब्जेक्टिव में 35% क्राइटेरिया कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इससे इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाएगा, और वो टेक्निक हम बच्चों पे इस्तेमाल हुई है हमें फेलियर घोषित करने के लिए। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे चोट है। ये स्वायत्त संस्था के नाम पर जो एक किस्म की बड़ी पाकसाफ धांधली हुई है, और उसके पीछे जो एक बड़ी कहानी है जिसके ऊपर नजर नहीं जा रही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नैरेटिव सरकार ने सेट किया, हिडन डिस्कोर्स हम लेके आ रहे हैं। सर समाज सेवी के साथ मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं उस नाते ही वहां गई थी। मैं खुद एचपीएससी की एस्पिरेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हूँ। और मुझे लगा कि मैंने 6 महीने पूरी छुट्टियां लेकर और जिस तरीके से तैयारी की थी, आई जस्ट नीड वैलिड आंसर्स। हमने उनसे वक्त लिया, हम उनसे मिले, जो प्रोसेस इख्तियार हुआ वो भी आपको साथियों ने बताया कि कैसे हमारे फोन रखवा लिए गए, कैसे हमें बताया गया। तो एक बड़ा ना, पहली बात तो ये है कि एचपीएससी की जद तक जा पाना, वहां तक पहुंच बनाना, मतलब जो आयोग बच्चों के लिए है और बच्चों का ही वहां जा पाना बहुत मुश्किल है। दोनों तीनों मीटिंग्स में हमें ये समझ आया। और जब जो उनके जवाब थे, वो हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा ही कहीं एक किस्म से कोर्ट मार्शल हो रहा है। इस किस्म की वहां जो जो तरीका सलीका था उनका, जिस नजरिए से चेयरमैन साहब हमसे बात कर रहे थे, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं कनेक्टिविटी फील कर पाऊं कि ये आयोग हम बच्चों को नौकरी के लिए बनाया हुआ है। जब चेयरमैन साहब से हमने कुछ वैलिड क्वेश्चंस पूछे, जब बच्चों ने, साथियों ने ये पूछा कि सर हम ऐसे ऐसे हम पढ़ के आए हैं, हम ये हैं, तो कहते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से करके आए हैं। एक लड़की थी हमारे साथ, वो कहती मैं टॉपर रही हूँ थ्रू आउट। तो उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी का टॉपर होना अलग बात है, आप एचपीएससी का पेपर क्रैक करके दिखाइए। मैं एचपीएससी को मानता हूँ। तब मेरे साथ मोनिका जी हैं, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्कॉलर हैं, इन्होंने कहा था कि यूजीसी का जो है, जो है, हम वहां वो जो पेपर है, रविंद्र जी आप देखिए, पूरे भारत से 10 लाख लोग वो पेपर दे रहे हैं, और उसका 5 से 6% बच्चा ही है जो यूजीसी है क्रैक करता, और उसमें जो 1 से 2% बच्चा है जो जेआरएफ क्रैक करता। और वो ये कहते हैं कि वो स्क्रीनिंग पेपर हैं, मतलब एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पेपर को वो कह रहे हैं वो सिर्फ स्क्रीनिंग पेपर है। मैं उनको नहीं मानता, आप एचपीएससी का पेपर बताइए कि आप ये नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सर आप, हम नहीं अच्छे प्रश्न कर पाए, तो आप हमें ना बता दीजिए किस किस्म के उत्तर लिखने चाहिए, किस किस्म के आंसर आप डिमांड करते हैं, हमें एक मॉडल आंसर की दे दीजिए। कहते वो हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, हमारे पास है लेकिन हम आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, हमने कहा सर हमारे पेपर दिखा दीजिए, हमारे कितने कितने मार्क्स आए। हम वो भी नहीं दिखाएंगे, वो हम पूरी प्रोसेस के बाद दिखाएंगे। तो यहाँ निष्पक्षता कहाँ है? उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है सर, आप जब कह रहे हो कि आप लोगों को लिखना नहीं आ रहा है, आप खुद कह रहे हो कि जी आप 35% नहीं ले पा रहे। जब मैं दिल्ली मीटिंग में बैठता हूं तो मैं बताता हूं कि रिसर्च का लेवल हरियाणा में इतना गिर चुका है, एग्जैक्ट उनकी ये लाइन थी कि रिसर्च का स्तर हरियाणा में इतना गिर चुका है कि बच्चे लिख नहीं पा रहे। तो मैंने कहा सर फिर 52 यूनिवर्सिटी बंद करवा दो आप। तो उन्होंने कहा अनडाउटेडली बंद हो जानी चाहिए जब आपको सिखाया ही नहीं जा रहा। मैंने इसके बाद ये भी प्रश्न पूछा कि साहब आपने ये जो सुझाव हरियाणा सरकार को दिया, तो उन्होंने कहा सुझाव देना हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा सर आपसे निवेदन है, आप थर्ड पार्टी इवेल्युएशन करवा दें। तो उनका जवाब सुनिएगा आप। उन्होंने कहा ओ मैडम बकवास नहीं। मैंने कहा सर माफ कीजिएगा, मैंने कन्वर्सेशन की भाषा में, फॉर्मल कन्वर्सेशन में बकवास शब्द नहीं सुना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन थर्ड पार्टी इवेल्युएशन की क्या प्रथा शुरू कर रहे हो? ऐसे तो हर कोई आ जाएगा कि थर्ड पार्टी से। मैंने कहा सर जब पीजीटी के पेपर में 37 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, पेपर दोबारा हो सकता है, हमारे 11 क्वेश्चन एपी असिस्टेंट प्रोफेसर में गलत हो सकते हैं, हमारा पेपर दोबारा उसी के हिसाब से रिजल्ट बन सकता है, तो हाई चांसेस है ना कि चेकिंग में भी गलती हो सकती है। जब इतने बच्चे आपसे कह रहे हैं कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, और आप जो एक सिलेक्शन करने वाली एक जो है अथॉरिटी है, आप अपने आप को एक स्वायत्त संस्था कहते हैं, या आयोग बच्चों के लिए, और हमारी सुनवाई नहीं, तो हम कहाँ जाए? वो मुझे नहीं पता, मैं बहुत निष्पक्ष काम कर रहा हूं, मैं आपको दावा करता हूं यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो मैंने कहा सर पूरे भारत में आपको 613 बच्चे नहीं मिले? फिर सर जब हम वहां से निराश हताश होके, मुझे नहीं पता ये यंग बच्चे थे, इनके पास करियर था। सर आई एम 37 ईयर ओल्ड, मेरी 12th क्लास में बेटी है, मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के पढ़ रही थी। तो मुझे ये लगा कि मेरा इसके बाद कब चांस आएगा। 2018 के बाद अब भर्तियां निकली हैं,
मुझे कब चांस मिलेगा, मैं तो अपना सपना खो चुकी। तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे लगातार जब हम नीचे उतरे, और मुझे लगा मैं अपना चांस खो रही हूँ, मैं अपना सपना खो रही हूँ। और फिर ऐसे इतने प्रतिभागी मुझे बाहर मिले, क्योंकि एचसीएस में भी सेम यही हुआ था हमारे साथ, स्केलिंग और मॉडरेशन पे। और लिखना सर, लिखना मेरा शगल है, मैं कितने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती हूँ। मुझे लगा लिखने के नाम पे कोई कैंसिल कर दे और आपको शीट्स ना दिखाए, फिर आपसे बात ना करे, फिर आपके नंबर्स ना बताए, फिर बाइफर्केशन ना बताए, किस बिना पे नंबर दिए हैं वो ना बताए, एग्जामिनर्स की लिस्ट ना दे किन्होंने चेक किए हैं, और उसके बाद आपको जो हर एक चीज अपने तरीके सलीके से कर ले। तो सर आयोग के जो तरीके हैं ना, वो कम से कम हमारे लिए आतंक नहीं बन सकते हैं, वो आतंक बनाया हुआ है। और उसके बाद जो उनकी सफाई आती है, अगर आप वक्त दे मुझे, और जो उन्होंने सफाई दी है अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स उसमें रखे हैं कि पहली बात, हम अपॉइंटमेंट अथॉरिटी हैं। सर वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है, वो सिलेक्शन अथॉरिटी हैं, लेकिन वो स्कीम ऑफ सिलेक्शन यूज ही नहीं कर रहे, वो स्कीम ऑफ रिजेक्शन यूज कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने सारी ग्रीवियंसेस, सारे जो बच्चों की रिप्रेजेंटेशन है, उनको मद्देनजर हमने ये पूरा क्राइटेरिया बनाया था। लेकिन सर उन्होंने 35% को एज अ वीटो पावर, एज अ शील्ड यूज किया है हमारे खिलाफ, ये बताने के लिए हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कैटेगरी में, हर एक पेपर में, कि हरियाणा के बच्चे, या मैं तो ये कहूंगी पूरे भारत के बच्चे काबिल नहीं है। क्योंकि देयर इज अ सेट एजेंडा, जो स्पेकुलेशन था हमारे दिमाग में, जो एक एजम्पशन था, मतलब हम जागे हुए बच्चे हैं, जो स्पेकुलेशन और एक एजम्पशन दिमाग में था कि इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं, वो अब सच होती नजर आ रही है कि यस, देयर वाज अ सेट एजेंडा, देयर वाज अ फाइनेंशियल थिंग। क्योंकि जब मैंने काउंट किया, सिर्फ आप देखेंगे इंग्लिश के ही अगर एक साल में 424 बच्चे जो अनसेलेक्टेड इन्होंने छोड़ दिए, उनका 49 करोड़ 84 लाख रुपए एक महीने की कैश सैलरी है, कैश इन हैंड। मैं इसमें एनपीएस नहीं जोड़ रही, मैं इसमें टीएडीए कुछ नहीं जोड़ रही। तो एक व्यक्ति जो इतना एक हिडन फायदा सरकार के राजस्व में कर रहा है, तो देयर वाज अ सेट एजेंडा ना। तो हम कहते हैं उन्हीं के, दोबारा उसी चीज पे आती है। पहला उन्होंने कहा कि हम सिलेक्शन अथॉरिटी नहीं है, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा फेयर सिलेक्शन हुआ है सब कुछ, और तीसरा उन्होंने कहा कि हमने प्रेजेंटेशन और ग्रीवियंसेस हैं वो सबकी सुनी है। तो सर हम कैंडिडेट्स ने पेपर होने से पहले, एक सुभद्र पाल जी हैं जी मेन एप्लीकेंट थे, उन्होंने एचपीएस चेयरमैन को, सेक्रेटरी को और मुख्यमंत्री को पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के भेजी कि हम आपको, सर ये जो 35% का क्राइटेरिया ना, इसका गलत इस्तेमाल होगा, आप ये 35% का क्राइटेरिया मत लेके आओ। क्योंकि जब आप स्क्रीनिंग पेपर लेने लग रहे हो, फिर 35% क्राइटेरिया का मतलब ही क्या रह गया? या तो आप स्क्रीनिंग पेपर ना लेते। अब जब स्क्रीनिंग उन्होंने ले ही लिया, छटनी कर ही लिया, तो सब्जेक्टिव में 35% क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इससे इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाएगा, और वो टेक्निक हम बच्चों पे इस्तेमाल हुई है हमें फेलियर घोषित करने के लिए। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व पे चोट है। ये स्वायत्त संस्था के नाम पर जो एक किस्म की बड़ी पाक साफ धांधली हुई है, और उसके पीछे की जो एक बड़ी कहानी है जिसके ऊपर नजर नहीं जा रही है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि नैरेटिव सरकार ने सेट किया है, हिडन डिस्कोर्स हम लेके आ रहे हैं, हम पावर रिलेशन दिखा रहे हैं, यू आर इन पावर एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू आर मेकिंग विद सोसाइटी, हम उसको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल लोग नहीं है सर, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए थी, अपनी पसंद की नौकरी। हम इतने बड़े बड़े राइटर्स पढ़ते हैं, हम पाब्लो नेरुदा पढ़ रहे हैं, हम इमोशन बेस्ड चीजें कर रहे हैं, हम फिलोसफी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्चुअलाइज चीजें कर रहे हैं कि दिस इज कल्चर, दिस इज मटेरियलिज्म, दिस इज दिस, दिस इज दिस। हम काफका पढ़ रहे हैं, हम फ्रेंच ऑथर्स पढ़ रहे हैं, नाइजीरियन ऑथर पढ़ रहे हैं, और जब हम रियलिटी में मिल रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि जो हमें ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है उसके पीछे एक संस्था खड़ी है जो कहीं ना कहीं हमारा दम घोट रही है। हमारी एग्नी अगर आप सोचेंगे ना रविंद्र जी, वो एक बड़े कैनवस पे है, और वो कैनवस अपने आप सारे रंग भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने